ये कहानी है एक ऐसे आतंकी हमले की जिसमें 500 से अधिक नौसेना के जवान मारे जाते हैं। इस हमले के पीछे कौन था, ये जानने के लिए एक एजेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बीते कल में हुई चीजों को देखने लगता है। उसके पास सिर्फ 3 दिन है इस आतंकी हमले की पीछे की वजह जानने के लिए। कैलाशवाणी आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने जा रहे हैं डेजा वू की। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कहानी का शुरुआती सीन दिखाया गया है एक पोर्ट का, जहाँ कई नेवी के सैनिक अपनी फैमिली के साथ एक क्रूज पर जा रहे हैं। तभी क्रूज के उस हिस्से में जहां गाड़ियां खड़ी रहती हैं, वहां एक आदमी कुछ आवाज नोटिस करता है। जब वो उस गाड़ी के नजदीक जाता है तो उसे वो गाड़ी एक बहुत बड़े बॉम्ब से लैस दिखती है। इससे पहले कि वो किसी को बता पाता, वहाँ एक बड़ा सा विस्फोट होता है और दिखाया जाता है कि करीब 95% लोग मारे जा चुके हैं। पोर्ट पे चारों तरफ त्राही त्राही और हाहाकार मचा हुआ था। इसी बीच हम देखते हैं इस कहानी के मुख्य किरदार ETF एजेंट डग कालिन को घटनास्थल पर आते हुए। डग वहाँ आते ही सारी जगहों का जायजा लेने लगता है और कुछ ना कुछ सबूत ढूंढने में लग जाता है और साथ ही साथ अपने ऑफिस में कॉल करके सभी जगह के CCTV फुटेजेस निकालने को कहता है, खासकर घटनास्थल के पास के एक ब्रिज की। डग का अंदाजा था कि उसे उस ब्रिज से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा और वहाँ सबूत ढूंढते वक्त उसकी मुलाकात होती है FBI एजेंट पॉल से, जो ATF एजेंट लैरी मिन्यूटी से मिलने वहाँ आया था। दरअसल डग लैरी की जगह पर उस जगह का जायजा लेने आया था, क्योंकि बीते कुछ दिनों से लैरी की कोई खबर ही नहीं थी। लैरी और डग ATF के लिए साथ काम किया करते थे। वहाँ डग को पता लगता है कि विस्फोट में एक पानी में घुल जाने वाले एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया है ताकि पीछे कोई सबूत न रह जाए। डग बाकी के अफसरों को जानकारी देता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि क्राइम सीन है। वहाँ से डग सीधा अपने ऑफिस पहुँचता है तो उसे ऑफिस का आदमी बताता है कि एक लड़की ने कॉल किया था डग के बारे में जानकारी लेने के लिए। इसी बीच ब्रिज के CCTV फुटेजेस में देखते हुए डग देखता है कि एक आदमी ठीक विस्फोट के टाइम पे ब्रिज पे रुका था और ये आदमी इस हमले के पीछे हो सकता है। साथ ही साथ डग उस लड़की के नंबर पर कॉल बैक करके एक वॉइस मैसेज छोड़ देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डग को एक पुलिस वाला बताता है कि साइट के पास के बच्चों को 10:42 पे एक लड़की की आधी जली हुई डेड बॉडी मिली थी। अब डग के दिमाग में बात आती है कि विस्फोट तो 10:47 पर हुआ था, तो इस मामले में कुछ तो गड़बड़ है और वो सीधा मुर्दाघर पहुंचता है। वहाँ वो देखता है कि लड़की की बॉडी को टॉर्चर करा गया था और उसके दाएं हाथ की चारों उंगलियां कटी हुई थी। इसी बीच उसका साथी उसे कॉल करके बताता है कि क्लेयर नाम की लड़की मिसिंग थी हादसे के दिन से। रिपोर्ट उसके पिताजी द्वारा की गई थी, क्योंकि उस लड़की ने अपने पिताजी को एयरपोर्ट पे रिसीव करने जाना था। वहाँ से डग सीधा क्लेयर के पिताजी के पास जाता है थोड़ी बहुत जानकारी लेने और साथ ही साथ उनसे क्लेयर के रूम की चाबी भी ले लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है क्लेयर के रूम में, जहाँ डग कुछ न कुछ सबूत खोजने में लगा हुआ था। वहाँ कई चीजें अजीब सी महसूस होती हैं, जैसा कि दीवार पे अल्फाबेट से "यू कैन सेव हर" लिखा होना, कमरों में खून के निशान, और जब वो फोन के वॉइस मैसेजेस सुनता है तो उसमें उसका खुद का भी मैसेज होता है जो उसने पुलिस स्टेशन से तब किया था जब उसके साथी ने बताया था कि किसी लड़की ने उसके बारे में कॉल करके पूछा था। वहाँ से डग सीधा FBI के सेक्शन में जाके क्लेयर के बारे में बताता है और साथ ही साथ ये भी बताता है कि क्लेयर की गाड़ी का इस्तेमाल किया था बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले ने। यहाँ डग को अपने साथी लैरी की गाड़ी भी दिखती है, तो पूछने पर उसे पता चलता है कि ये गाड़ी पोर्ट से बरामद हुई है और लैरी भी मारा जा चुका है। इसके बाद पॉल आके डग को साथ मिलकर काम करने के लिए कहता है, क्योंकि उन्हें कोई ऐसा आदमी चाहिए था जो लोकल हो और एक ही बारी में चीजों को अच्छे से परख सके। अगले सीन में हम देखते हैं डग को FBI के सेटअप में यहाँ पर बहुत सी AI मशीन्स थी और वो देखता है कि वहाँ के आदमी बम विस्फोट से पहले की फुटेजेस देख रहे हैं और एक मायने में कंट्रोल भी कर रहे हैं। पूछने पर वो बताते हैं कि ये एक नया प्रोग्राम है स्नो वाइट। इसकी मदद से वे लोग एक लाइव स्ट्रीम के जरिए टाइम से 4.5 दिन पीछे देख सकते हैं। वे लोग सैटेलाइट की मदद से कैमरा एंगल भी बदल सकते हैं, लेकिन इस फुटेज को फॉरवर्ड या पीछे जाके दूसरे एंगल से नहीं देखा जा सकता। इसलिए डग को अपनी शार्प ऑब्जर्वेशन स्किल्स के लिए सिलेक्ट किया गया था। ये सब कुछ एक लाइव मैच की तरह था, बस टाइम से 4.5 दिन पीछे। इसलिए वे डग से पूछते हैं कि उन्हें कहाँ देखना चाहिए, जिसके जवाब में डग उन्हें क्लेयर के घर में देखने के लिए कहता है। वहाँ सब लोग हैरान हैं। अब सीन रुक लेता है क्लेयर के घर की तरफ और यहाँ वो चीजों को नोटिस करना शुरू करते हैं कि डग को लगता है कि क्लेयर कई बार उनसे आई कांटेक्ट कर रही है, जैसा कि उसे उस समय एहसास हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। इसी बीच हम देखते हैं कि क्लेयर के लिए डग के मन में भावनाएं आने लगी हैं और इसी बीच उसके फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के आदमी का कॉल आता है जो क्लेयर के घर में था और वो डग से कहता है कि तुमने जगह जगह पर अपनी उंगलियों के निशान क्यों छोड़ रखे हैं यहाँ। वे लोग बारीकी से क्लेयर को नोटिस कर रहे थे कि तभी वे देखते हैं कि स्क्रीन पर क्लेयर को किसी के आसपास होने की आहट होती है, लेकिन उसके घर के आसपास कोई भी नहीं था और इसलिए वो सोते समय अपने पास गन भी रखने लग गई थी। अगला सीन दिखाया जाता है क्लेयर के फ्यूनरल का, जहाँ डग क्लेयर के एक्स या किलर का वेट कर रहा था। अचानक उसे एहसास होता है कि कोई एक्स्ट्रा आदमी वहाँ ड्राइवर के बेस में था और तभी शाम के वक्त क्लेयर के नंबर पे
कॉल आता है। ये कॉल उस आदमी का था जो उसकी गाड़ी खरीदना चाहता था। अब यहाँ डग को पता चलता है कि ये कॉल सस्पेक्ट का ही है। उन्हें पता था कि वो क्लेयर की ही कार का इस्तेमाल करके शिप पे बॉम्ब प्लांट करेगा। अब एक कॉलर को ट्रेस करते हैं और उन्हें किसी तरह से पता चलता है कि वो किलर को 7 घंटे बाद वाली फुटेज में देख सकते हैं। सामने स्क्रीन पे क्लेयर को देखते हुए डग के दिमाग में कुछ न कुछ चल ही रहा था। तभी वो सबकी नजरों से चुरा के एक लेजर मारता है स्क्रीन पे, जिस पे क्लेयर घबरा जाती है और इसी के साथ FBI का स्नो वाइट प्रोग्राम बंद हो जाता है और रिबूट होने लगता है। यहाँ तक कि पूरे शहर की बिजली एक समय के लिए चली जाती है। अब गुस्से में डग उनसे सच्चाई बताने को कहता है कि सर्विलेंस के नाम पे ये क्या हो रहा है। तो वे बताते हैं कि ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सालों की कोशिश का परिणाम है कि वे लोग जो देख रहे हैं वो सब इस समय पास्ट में हो रहा है, बस उन्होंने एक शॉर्टकट ढूंढ लिया है ये देखने का। तो इस पे डग कहता है कि अगर हम अपने पास्ट को डायरेक्ट देख सकते हैं तो हम क्यों ना कुछ सिग्नल भेजें ताकि हम एक वार्निंग दे सकें। डग उनसे कहता है कि एक वार्निंग नोट भेजा जाए उसी के पास को, ताकि वो घटना को रोकने के लिए कुछ न कुछ कर सके। अब वे लोग एक नोट को अपनी मशीन में डालते हैं जिसमें सस्पेक्ट के शिप के पास जाने की टाइमिंग लिखी हुई थी। वे लोग देखते हैं कि डग और लैरी ऑफिस में हैं और उनके टेबल पे वो वार्निंग नोट आने वाला था, लेकिन तभी डग वहाँ से निकल जाता है और वो नोट उसके दोस्त हैरी के हाथ लग जाता है। यहाँ से लैरी अकेला ही उस बॉम्बर को पकड़ने के लिए निकल जाता है। वहीं वे लोग भी स्क्रीन पे उस आदमी को देख लेते हैं जो बॉम्ब प्लांट करने के लिए आने वाला था और इससे पहले कि लैरी उस बॉम्बर को रोकता, बॉम्बर उस पे गोलियां चला देता है और इसी वजह से कहानी की शुरुआत में लैरी की गाड़ी बॉम्बिंग साइट के पास से बरामद हुई थी। लैरी को मारने के बाद बॉम्बर वहाँ से जाने लगा। अब उनके प्रोग्राम की एक खामी थी कि वो एक पर्टिकुलर रेंज की क्लिप्स को ही दिखा सकता था और रेंज बढ़ाने के लिए एक दूसरे गैजेट का यूज करके उस रास्ते पे जाना था जो रास्ता बॉम्बर ने यूज किया है। अब जिस आदमी को वो गैजेट यूज करना आता था वो इस समय बिजी था, तो डग उसे खुद चलाने का डिसाइड करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किलर की लोकेशन जानने के लिए डग एक हमर को उसी रास्ते पे ले जाता है जिस रास्ते को किलर ने इस्तेमाल किया था। इस तरह से किलर की लोकेशन किसी भी समय आउट ऑफ रेडार नहीं जाती। बॉम्बर का पीछा करते हुए डग बॉम्बर के अड्डे पे पहुंच जाता है और यहाँ से ठीक 4 दिन पहले जो उस जगह पे हो रहा था FBI ऑफिस में स्क्रीन पे सब दिखाया जा रहा है और वे लोग देखते हैं कि बॉम्बर ने कैसे लैरी को मारकर वहाँ पे जला दिया था। यहाँ डग को क्लेयर की एक मिसिंग ईयरिंग भी मिलती है और FBI की फॉरेंसिक टीम को वहाँ भेज दिया जाता है। इतना सब करने के बाद भी वही हुआ जो असल में होना था, वे लोग कुछ नहीं बदल पाए। हालांकि उन्हें बॉम्बर का नाम पता मालूम हो चुका था क्योंकि उन्होंने बॉम्बर को सामने से देख लिया था। अब बॉम्बर के पते पर बहुत सारी पुलिस फोर्स भेजी जाती है और उस बॉम्बर को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। अगला सीन दिखाया जाता है जेल का, जहाँ डग बॉम्बर से सवाल जवाब कर रहा था और उन्हें पता लगता है कि वो एक साइको था जो फौज में भर्ती होना चाहता था और रिजेक्शन के कारण उस पे ये पागलपंती का जुनून सवार था। यहाँ डग बॉम्बर के मुंह से सब कुछ सच उगलवा देता है और अब FBI के पास उसका कन्फेशन था, जिसके चलते FBI गार्ड कहता है कि हमें जो चाहिए था वो उन्हें मिल चुका है, इसलिए वो इस प्रोग्राम को बंद करवा देगा। डग और इस केस में इन्वॉल्व बाकी टीम को दुख था कि ना वो क्लेयर को, न लैरी और ना ही बम विस्फोट में मारे गए लोगों को बचा सका। हम डग को देखते हैं कि वो क्लेयर के रूम पे है और वो उसकी चीजों को देख रहा है और तभी उसका ध्यान फिर से उसी यू कैन सेव हर वाले साइन पर जाता है। यहाँ से हम देखते हैं कि डग डैनी को कॉल करके कहता है कि हमें एक कोशिश तो करनी चाहिए और जैसे उन्होंने वो वार्निंग साइन भेजा था जो लैरी ने पढ़ा था, वैसे ही एक कोशिश उसे भी भेजने की करनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं डैनी डग को मशीन के अंदर बिठाता है और ये प्रक्रिया करते वक्त पूरे शहर की बिजली एक समय को चली जाती है। अगले ही पल हम डग को एक ऑपरेशन थिएटर में देखते हैं जहाँ उसे झटके पड़ रहे हैं। अब डग पास्ट में आ चुका है और यहाँ से पूरी कहानी बम विस्फोट से पहले की है। वहाँ उसे शॉक देके नॉर्मल किया जाता है। जैसा कि डग के पास ज्यादा समय नहीं है तो वो हॉस्पिटल से एक एम्बुलेंस लेके भाग निकलता है और सीधा बॉम्बर के ठिकाने पे पहुंच जाता है। यहाँ दिखाया जाता है कि बॉम्बर क्लेयर पे आग लगाने ही वाला था कि क्लेयर उसके मुंह पे खरोंच मार देती है, जिस वजह से उसे गुस्सा आ जाता है और वो क्लेयर की उंगलियां काटने ही वाला था कि डग अपने ट्रक को सीधा उस वेयर हाउस में घुसा देता है। क्लेयर का मुंह इस पूरी कार्रवाई के दौरान ढका हुआ था और शरीर बंधा हुआ था। बॉम्बर वहाँ पड़े गैस सिलेंडर पर गोलियां चला के उस वेयर हाउस में एक धमाका करवा देता है ताकि वे दोनों वहीं मर जाएं। लेकिन डग जैसे तैसे खुद को और क्लेयर को वहाँ से बाहर कूद के बचा लेता है। इन सब चीजों के बीच डग जख्मी हो चुका था और वो डिसाइड करते हैं कि क्लेयर के रूम पे जाके ड्रेसिंग करेंगे एंड फिर डग वहाँ से पोर्ट के लिए निकल जाएगा ताकि ब्लास्ट को रोक सके। क्लेयर के घर में घुसते ही डग सब सामान खुद निकालने लगता है क्योंकि उसे तो पहले से ही पता था कि कौन सी चीज कहाँ पे है और यहाँ दिखाया जाता है कि डग ही था जिसने उस बोर्ड पे उन लेटर से यू कैन सेव हर लिखा था। इसी बीच डग क्लेयर को ड्रेस चेंज करने को कहता है ताकि वो होने वाले घटनाक्रम में कुछ न कुछ बदलाव ला सके। ये सब देख के क्लेयर डर जाती है और डग पे बंदूक तान कर पूछती है कि तुम कौन हो और कहीं तुम वो तो नहीं जो इतने दिन से उसका पीछा कर रहा
रहा था और वो उससे ये भी पूछती है कि कैसे उसे उसके घर के बारे में सब कुछ पता है। डग क्लेयर को भरोसा दिलाने के लिए उसे कहता है कि वो पुलिस स्टेशन में कॉल करके उसके बारे में पूछ सकती है। अब ये वही कॉल था जो कहानी की शुरुआत में डग के ऑफिस में आया था और क्लेयर इसीलिए डग के बारे में पुलिस स्टेशन में पूछ रही थी। इसके बाद डग उसे सब सच्चाई बता देता है एंड क्लेयर उसकी ड्रेसिंग कर ही रही थी कि डग को आभास होता है कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा पहले हुआ था, जैसे कि घर में खून के निशान, वो खून से सनी बैंडेजेस। इस वजह से डग क्लेयर को अपने साथ पोर्ट पे चलने को कहता है ताकि वो उसकी निगरानी में रहे और सेफ रहे। कहानी अब उस मोड़ पे पहुंच चुकी है जैसा कि कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। डग और क्लेयर पोर्ट पर आ गए हैं और उनके सामने ही बॉम्बर वहाँ पर बॉम्ब रखकर चला जाता है। डग क्लेयर से बाहर वेट करने को कहता है एंड खुद अंदर चला जाता है। इससे पहले कि बॉम्बर वहाँ से निकलता, वो वहाँ उस गाड़ी को खड़ा देख लेता है जिसमें डग वहाँ आया था। असल में वो गाड़ी उसी की थी एंड डग क्लेयर को बचाने के बाद उसी के वेयर हाउस से उस गाड़ी को लेके आया था। ये सब देखकर बॉम्बर वापस अंदर शिप में चला आता है और क्लेयर भी उसे अंदर जाता देख उसका पीछा करने लगती है। तभी बॉम्बर उसको बंदी बना के उसी कार में बैठा देता है जिसमें बॉम्ब रखा हुआ था। अब डग भी वहाँ पर पहुँच जाता है। बॉम्बर का ध्यान भटकाने के लिए डग वही बातें बोलने लगता है जो उसने जेल में उससे पूछताछ के वक्त करी थी। साथ ही साथ वो क्लेयर को इशारा करता है कि गाड़ी स्टार्ट करके बॉम्बर को कुचल दे और वो ऐसा ही करती है। इसी के साथ डग ने भी बॉम्बर की खोपड़ी में गोलियां दाग दी। अब गोलियों की आवाज सुन पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन डग और क्लेयर के पास ज्यादा समय नहीं था तो वे लोग गाड़ी को बॉम्ब समेत नदी में ले गए। अब गाड़ी में पानी घुस चुका था तो डग कांच तोड़ के क्लेयर को तो कार में से निकलवा देता है, लेकिन खुद उसमें फंसा रह जाता है और कुछ ही सेकंड में नदी के अंदर एक बहुत ही बड़ा सा धमाका हो जाता है। रेस्क्यू टीम द्वारा क्लेयर को बचाया जाता है और वो बाहर बैठकर डग को खोने का शोक मना ही रही थी कि तभी कहानी की शुरुआती सीन की तरह वहाँ डग की एंट्री होती है जो क्राइम सीन का मुआयना करने वहाँ आया था। वहाँ एक पुलिस वाला उसे क्लेयर के पास भेजता है ये कह के कि उस लड़की को बचाया गया है क्राइम सीन से। यहाँ डग क्लेयर के बारे में कुछ नहीं जानता क्योंकि वो तो उससे आज तक मिला ही नहीं है और आते ही वो जब उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है तो क्लेयर हाँ में जवाब देती है और उससे वैसे ही सवाल करती है जैसा कि डग ने उससे टाइम ट्रेवल की कहानी बताते वक्त किया था। और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। धन्यवाद।